नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम रिसेंटली हुए मार्टलेट मिसाइल के डील के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन फोकस रहेगा कि क्यों ये मिसाइल डील की जा रही है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। और जो कुछ लोग बता रहे हैं कि इस डील की वजह से कुछ लोग डीआरडीओ के कैपेबिलिटीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, आज उसी पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जो ये रीसेंट डील हुआ था, तो ये डील तब हुआ जब यूके के पीएम भारत के दौरे पर थे और करीबन $468 मिलियन का जो ये डील है वो दे सुनने में आ रहा है। और ये जो मिसाइल है इसे मार्टलेट मिसाइल कहते हैं। और ये काफ़ी, ये जो पूरा डिफेंस कम्युनिटी था इसमें काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि इस मिसाइल के डील को लेके कभी इस तरीके की डीएसी अप्रूवल और वो सब जो भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं वो सुनने को नहीं मिले। बस सीधा एक डील साइन हो गया है। तो इस मिसाइल के बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर जान भी ले तो हमको समझ में आएगा। ये एक विशोराड रूल में यूज़ होने वाला मिसाइल है फॉर दैट इज़ की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस रूल में यूज़ होने वाला ये मिसाइल है। और आपने अगर आप डिफेंस फॉलो करते हैं तो आपको पता रहा होगा कि एयर डिफेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उस समय हमको ये बात समझ में आई थी कि एयर डिफेंस अगर बहुत आपका सॉलिड है तो वो ना सिर्फ एक डिफेंस के रूल में यूज़ हो सकता है, बट आप उसको एक ऑफेंस के रूल में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका हमने एक सीधा जीता जागता उदाहरण देखा जब S-400 ने एक एवैक्स को शूट डाउन किया इनसाइड पाकिस्तान, जिसके बारे में हमको हमारे एयर चीफ ने बताया था ड्यूरिंग रिसेंट कॉन्फ्रेंसेस। और उसके बाद से काफ़ी इस बारे में चर्चा हुई कि S-400 या फिर इन एयर डिफेंस इन जनरल कितना क्रूशियल है। बट ये मार्टलेट क्या है? मार्टलेट एक्चुअली एक इसे एलएमएम भी कहते हैं इसको। अगर हम फुल फॉर्म बताएं तो इसको लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है जो आपका ईस्टर्न यूरोप पे जो भी अ, झोल चल रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वीडियो की रीच कम हो जाती है। बट आप समझ गए होंगे। तो ईस्टर्न यूरोप में जो भी झोल चल रहा है वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ हुआ है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। बट क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? अगर हम देखें इस मिसाइल को थोड़ा सा, इसकी खासियत हम समझें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या उसको लेकर काफ़ी इसका जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि ये इसके खरीदने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि हमने कि इसको जैम नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें मार्टलेट मिसाइल और जो हमारा डीआरडीओ विशोराड मिसाइल है, तो उनके बेसिक गाइडेंस सिस्टम का जो फ़र्क है वो ये है कि मार्टलेट में एक लेज़र बीम राइडिंग मैकेनिज्म यूज़ होता है गाइडेंस के लिए, और जो गाइडेंस डीआरडीओ के विशोराड में यूज़ होता है वो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यूज़ होता है। अब कहने को दोनों ही बहुत अच्छे टाइप के सीकर्स है, बट जो लेज़र बीम राइडिंग आपका सिस्टम होता है इसको जैम करना बहुत मुश्किल होता है। इसको जैम नहीं किया जा सकता इजीली। बट इसका एक डाउन साइड ये होता है कि ऑपरेटर को पूरा टाइम इस मिसाइल को गाइड करते रहना पड़ेगा, वरना मिसाइल अपनी टारगेट से चूक सकती है। बट वहीं पे अगर हम इंफ्रारेड सीकर की बात करें तो थोड़े चांसेस होते हैं इसको जैम कर देने के। बट ये फायर एंड फॉरगेट और इसका जो कहते हैं कि टारगेट एक्विजिशन आफ्टर आफ्टर लॉन्च, ये इसमें काफ़ी किया जा सकता है। सो अपने अपने अपसाइड एंड डाउन साइड है। प्लस जो आपका लेज़र बीम राइडिंग मैकेनिज्म होता है ये काफ़ी महंगा होता है कंपेयर टू आपका जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। सो इन अ वे अगर जहाँ पे हम देख रहे हैं हमको कुछ बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया में डिप्लॉयमेंट करनी है तो लेज़र बीम राइडिंग आपका इस तरीके की सिस्टम जो मार्टलेट हुआ वो काफ़ी आपको काम आ सकता है। बट आपको जहाँ पे बहुत मास स्केल डिप्लॉयमेंट करनी है, आपको मास लेवल पे चीज़ें खरीदनी है, तो वहाँ पे आप इतने महंगे सिस्टम्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपका डीआरडीओ विशोराड पिक्चर में आ जाता है। सो मेरे ख्याल से ये जो पहला जो सवाल उठता है कि अचानक से इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, मेरा ये मानना है कि इसको कुछ स्पेशलाइज्ड रोल में लिया जाएगा। और ये जो सिस्टम है, हमने जब देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस हिसाब से हम पे जिस ड्रोन्स भेजे गए पाकिस्तान द्वारा, और उस टाइप एक टाइप का सैचुरेशन अटैक करने की कोशिश की गई हम पे, उस केस में हमको ज़रूरत है कि हमारे पास बहुत ही रोबस्ट एयर डिफेंस हो, और उससे ज़्यादा भी ज़रूरत है एक बहुत ही रोबस्ट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस हो। सो धीरे धीरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स सुदर्शन सीवीज यानी कि क्लोजन वेपन सिस्टम के बारे में बात हो रही है जो हम एल से ले रहे हैं। सो वो एक और टाइप का हम वी शोराइट तो नहीं है वो, बट इट्स अ क्लोज इन वेपन सिस्टम फॉर एयर डिफेंस। एनीवेज, वो मिसाइल कैटेगरी में नहीं आता, वो एक कैनन है। इन एनी केस, तो ये पहला सवाल तो ये हुआ इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें हमें एक बहुत ही डेंस वी शोराइट चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो इतनी अगर हमको
हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि डीआरडीओ के वीशोरेट तक करें। तो जहाँ पे क्रिटिकल गैप्स है, क्रिटिकल नीड्स है, वहाँ पे हम चीज़ों को प्लग इन कर रहे हैं, और जहाँ पे हम वेट कर सकते हैं वहाँ पे हम डीआरडीओ वीशोरेट को डिप्लॉय करेंगे। और मुझे नहीं लगता ये कुछ हद तक हो सकता है ऑर्डर साइज में कुछ इम्पैक्ट करे फॉर डीआरडीओ का वीशोरेट, जो कि बीडीएल और अडानी मिलके बनाएंगे। तो दोनों डीसीपीपी पार्टनर्स है, दैट इज डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। सो मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दैट विल सेंड नेगेटिव सिग्नल इन द इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री फॉर जो डिफेंस में मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्या इससे ये साबित होता है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है? जी, इससे बिल्कुल भी ये साबित नहीं होता है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट जो वीशोरेट कैटेगरी की नीड्स है, तो देखिए, अगर जब मैं कैटेगरी बोलता हूँ, तो अगर हम देखें जो हमारा सबसे ऊपर का लेयर होता है एयर डिफेंस का, वो होता है आपका एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक, जिसके लिए हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस और आपका अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो कि मोस्टली डेवलप्ड है। 4 फेजेस हैं उसके ईच, और उनमें से मोस्ट फेजेस डिप्लॉयड है, और 1 या 2 फेजेस फिलहाल टेस्टिंग में है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एलआर सैम की कैटेगरी में हमारे पास S-400 है, और प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत हम हमारा इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसमें कि M1 M2 M3 कैटेगरी के 3 कैटेगरी के मिसाइल्स होंगे, वो हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके कि M1 कैटेगरी का जो मिसाइल है वो इस साल या फिर अगले साल के मिड तक टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसका भी ऑर्डर 2028 तक ऑर्डर प्लेस होके वो डिप्लॉय होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्यूआर सैम हम ऑलरेडी खरीद ही रहे हैं। वीशोरेट पे आपकी बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। हम बाकी देशों की तरह हमको छोटा एरिया नहीं कवर करना है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्लस्टर्स होंगे जहाँ पे हमको डेंस सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस रहें। उसमें से कुछ हम इंपोर्ट करें, कुछ हम इंडिजिनसली डेवलप करें। जो हमारा मेजॉरिटी पार्ट है वो इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर हो, दैट विल बी दी फोकस। बट जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है वो हो सकता है हमको थोड़े बहुत इंपोर्ट करने पड़े। फॉर एग्जांपल, हम इग्ला भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये स्टार स्ट्रीक भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और स्टार्स उसके बाद ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इसको बीडीएल द्वारा बनाया जाएगा। देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर गिरी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते एज इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड। इसे सीधे सीधे इंपोर्ट ही कहना ठीक रहेगा। और रही बात, कई लोगों को सरप्राइज हो रहा था, देखिए ये सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि बीडीएल ऑलरेडी थेल्स के साथ में मिलके स्टार स्ट्रीक मिसाइल का एक और वर्जन भारत में बना रही है, और वो इनफैक्ट इंडियन आर्मी को सप्लाई भी किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ देयर अगेन वीशोरेट लेवल ऑफ एयर डिफेंस। तो उसको स्टार स्ट्रीक मिसाइल कहते हैं। ये भी बहुत सिमिलर टू मार्टलेट मिसाइल है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, लेज़र बीम राइडिंग मैकेनिज्म पे, इसलिए इसको LBRM मिसाइल भी कहा जाता है बीडीएल द्वारा, कि वो ऐसा लगे कि वो सही में बीडीएल द्वारा बनाया गया है, बट ऐसा नहीं है। वो स्टार स्ट्रीक मिसाइल ही है, जिसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बीडीएल द्वारा इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जा रहा है। सो ये डील बहुत पहले साइन हो गई थी, आई थिंक 2021 में, और स्टार स्ट्रीक और मार्टलेट सेम प्लेटफॉर्म या फिर सेम आर्किटेक्चर की मिसाइल है। इनफैक्ट इनको सेम लॉन्चर पे इंटरऑपरेबल रूल्स में यूज़ किया जा सकता है। सो हो सकता है कि जो लॉन्चर्स स्टार स्ट्रीक यूज़ कर रहा है उसमें स्टार मार्टलेट भी यूज़ किया जाए, तो एक तरीके से एक इंटरऑपरेबिलिटी भी है। अब मुझे ये नहीं पता कि हम इंटरऑपरेबल वर्जन्स खरीद रहे हैं कि नहीं, बट यूक्रेन और जहाँ यूक्रेन यूके में इसके इंटरऑपरेबल वर्जन्स देखे गए हैं और एग्जिस्ट करते हैं। सो बीइंग सेड दैट, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या डीआरडीओ अचीव नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स अचीव कर सकता है। ऑलरेडी वीशोरेट के क्लियरेंसेस, आई थिंक डीएसी क्लियरेंसेस दे दिए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। बस हमारे पास कैपेबिलिटी है, बट हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो फिलहाल हमारे प्रोडक्शन नंबर्स मैच नहीं कर सकते, इसलिए हमारी इमीडिएट नीड को देखते हुए हम शायद कुछ थोड़े बहुत नंबर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। बट आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जो मेजॉरिटी हमारे नंबर्स होंगे फॉर दी वीशोरेट डील, वो हमारे इंडिजिनस डेवलप डीआरडीओ वीशोरेट से ही आएंगे।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सवाल उठना लाज़मी बिल्कुल भी नहीं है कि डीआरडीओ कैपेबल है कि नहीं, क्योंकि जो आपका मैंने आपको शुरू में बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी आपके कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे वो आपके एंडो एटमॉस्फेरिक, एक्सो एटमॉस्फेरिक, एलआर सैम, एमआर सैम, क्यूआर सैम, उस कैटेगरी के कैटेगरीज में डीआरडीओ के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से काफ़ी सारों ने जैसे कि आकाश हुआ, आपका बराक 8 का वर्जन हुआ, जिसे कि हम एमआर सैम भी कहते हैं, इन्होंने अपना ऑपरेशन सिंदूर में अपना दम दिखाया है। सो सवाल उठाना गलत है, और उस तरीके से उनको बदनाम, डीआरडीओ को अननेसेसरीली बदनाम करके अपना क्लाउट लेना भी बुरी बात है। क्रिटिसाइज करना जहाँ पे बनता है वहाँ ठीक है, बट अननेसेसरीली अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों को इस तरीके की चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। सो बीइंग सेड दैट, आशा करता हूँ आपके मन का सवाल इससे एड्रेस हो गया होगा कि क्या डीआरडीओ कैपेबल है कि नहीं, और क्यों स्टार स्ट्रीक और मार्टलेट मिसाइल की ज़रूरत पड़ी। और टिल देन आप अपने विचार बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस इशू के बारे में, और आप किन किन और इश्यूज़ पे, टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं कि मैं बात करूं। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।